नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पिछले बीते हुए एक सप्ताह, एक हफ्ते की। मगर इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर वीडियोस। और आज बात करने वाले हैं हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट की, पॉलिटिक्स की। भारतीय राजनीति आज के बाद जो है वो नहीं रहने वाली, उसकी बात करने वाले हैं। राम के नाम की बात करने वाले हैं, राम के नाम से क्या हो गया उसकी बात करने वाले हैं। एक कैसी लहर चली है, कैसी सुनामी आई है राम के नाम से, उसकी बात करेंगे। और उसके साथ साथ में विपक्ष का जो ये गठबंधन है, जिसे इंडी अलायंस कहा जाता है, कोई लोग उसे डॉटेड अलायंस कहते हैं, वो प्लेन तो रनवे से टेक ऑफ होने के पहले ही क्रैश हो गया, उसकी बात करने वाले। हाँ दोस्तों, हम वहीं से शुरुआत करेंगे कि हमारे पाटलिपुत्र के पलटू राम ने फिर से एक बार पलटी मारी। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके पास ये पहुंचेगा, तब तक शायद वो 9वीं बार बिहार के मुख्य प्रधान के तौर पर शपथ ले चुके होंगे। इस बार आरजेडी को, लालू जी को छोड़ के ये मोदी की शरण में आए हैं, राम नाम की शरण में आए हैं। मगर ये एक ऐसे सर्वाइवर है भारतीय राजनीति के, जो कितने भी दल बदले, बिहार के मुख्यमंत्री वो ही रहते हैं। और इसका बहुत बड़ा संदर्भ है 2024 के चुनाव से, और इसके लिए आज इसकी बात करनी जरूरी है। साथ साथ में ये घटनाक्रम की वजह से इंडी अलायंस का हाल अब क्या हो जाता है, उसकी भी बात हम करेंगे। मित्रों, पिछले 2-4 दिन से काफी लोग, काफी भाजपाई समर्थक भी बता रहे हैं कि यह पलटू राम को वापस लेने की जरूरत क्या है। बिहार का स्टेट यूनिट जो है भाजपा का, वो भी स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। मगर फिर भी केंद्रीय नेतागिरी ने इनको वापस लाने का मन बना लिया है। वजह वजह जानने के लिए एक दो चीजें जाननी जरूरी है दर्शक मित्रों। भाजपा ने इस बारी एक निर्णय लिया है कि उनका वोट शेयर जो 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव के दरमियान जो 37-38%, 37-38% था, उसमें 10% की और 10 से भी ज्यादा प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए उन्होंने प्रण लिया है। मतलब भाजपा चाहती है कि कुल वोट के 50% वोट खाली उन्हीं को और उनके सहयोगी दलों को मिले। साथ में उन्होंने एक नारा घोषित किया है, अब की बार 400 के पार। और अब की बार 400 के पार कब होगा, कैसे होगा, और ये क्यों जरूरी है भाजपा के लिए, जो वो सोच रहे हैं। राम के साथ में चलने वाली पार्टी अगर 400 सीट एक्सपेक्ट नहीं करेगी तो और क्या करेगी। राम नाम की लहर होता, मगर उससे भी बड़ा एक संदर्भ है इसके लिए, वो समझने की जरूरत है। अगर 400 सीट होगी, मतलब कि 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत होने के बाद कोई भी राजकीय पार्टी संविधान में जो फेरबदल की जरूरत है, देश के कानून कायदों के जो गुलामी से बाहर निकलने की जरूरत है, उसको वो सही तरह से कर पाएंगी। तो 400 का प्रयोजन बहुत बड़ा, वो समझने की जरूरत है। और यहीं पर हमारे नीतीश कुमार जैसे काफी लोग आ जाते हैं। मगर ये राजनीति की एक विडंबना है, और कभी कभी 2-4-5 कांटों को सहना पड़ता है।
भाजपा को पता है कि नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। मगर मगर 2024 के जो चुनाव 3 महीने में है, उस चुनाव में अगर भाजपा और एनडीए बिहार में अपना जो प्रभावशाली दिखाव था उसको बरकरार रखना चाहते हैं, इफ दे वांट टू कंटिन्यू विद दैट, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अभी सोच के देखिए कि 40 बिहार की सीटों में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी, उसमें से 16 थी नीतीश कुमार की। हाँ, 16। उसके पहले के चुनाव में 2014 में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को खाली 2 सीटें मिली थी, दर्शक। यहां समझने वाली बात आती है, अगर नीतीश फिर से एनडीए के खेमे में आते हैं और भाजपा का परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अगर वही रहता है तो यह कहा जाएगा कि यह चाल ठीक रही। मगर जो वो नहीं आते और भाजपा अपने साथी दलों के साथ में दूसरे जो है, चिराग पासवान है जैसे, छोटी छोटी और पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, सब मिलके वो 39 तक नहीं पहुंच पाए तो उसको एक तरह से डिफीट गिनी जाएगी। और जब आप 400 की बात करते हो और हिंदी पट्टे के अंदर, हिंदी हार्टलैंड जिसे हम कहते हैं, वहां से अगर सीटें नहीं आएगी तो 400 पे पहुंचेंगे कैसे? ये गिनती कहीं ना कहीं भाजपा की केंद्रीय नेतागिरी को करनी पड़ रही है, और उसी वजह से शायद नीतीश कुमार को कहा चलो भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ हमारे साथ। और नीतीश कुमार की वजह क्या है? एक तो इंडी अलायंस में उनको महत्व नहीं मिला। इंडी अलायंस ने लगभग दरकिनार करना शुरू कर दिया था उनको। ये समझने की बात है दोस्तों। एनडीए, ये इंडी अलायंस के कन्वीनर बनने वाले थे, मगर बेंगलोर में उन्हीं के सामने पोस्टर लगे। उसके बाद आरजेडी कहने लगा कि आप केंद्र में जाइए। लालू प्रसाद जी बोलने लगे हमारे बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। ये प्रेशर जब बहुत बढ़ गया, तब नीतीश कुमार की जो मंशा है प्राइम मिनिस्टर बनने की, एक तरफ वो तो अभी फैल खैर मुकम्मल नहीं हो सकती, मगर उनको राज्य का मुख्यमंत्री पद कब कतई छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि वक्त आ गया पलटी मारो फिर से, और ये अभी हो रहा है। उनके साथ में बार्गेन हुए, मगर इस वीडियो में बिहार की राजनीति की बात नहीं करनी है। इंडी अलायंस का हश्र क्या हो रहा है अभी फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले, उसकी बात करती है। और उससे पहले बिहार की बात करें, उससे पहले हमें आना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। देखिए, असम में तो हेमंत बिश्व शर्मा ने राहुल बाबा को बोल दिया हम आपको गिरफ्तार करेंगे मगर चुनाव के बाद करेंगे। और ममता दी ने बोल दिया मैं कतई जो गठबंधन के अंदर साम्यवादी वामपंथी लोग बैठे हो वहां पर जाऊंगी नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस से कह दिया कि आपको चाहिए तो 2 सीट ले लो, 42 में से 2। तो वो बननी नहीं थी बात। और आज पश्चिम बंगाल के अंदर घुसने के बाद जो प्रकार के बयान आ रहे हैं ममता दी के भी, टीएमसी के, और साथ में कांग्रेस की नेता अधीर रंजन चौधरी जैसे, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ममता दी इंडिया अलायंस के साथ में नहीं। देखिए, एक तरफ टीएमसी नहीं है, दूसरी तरफ जेडीयू चला गया बिहार में से। इधर बात करें पंजाब और दिल्ली की, तो पंजाब की 13 सीटों पर से बात तो समझने में आ रही थी, कांग्रेसी खेमे ऐसा बोल रहे थे कि 7-7 का बंटवारा होगा, पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 मिला। वहां तक तो बात ठीक थी। नहीं, वहां
आप वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार है और हम हर एक सीट पर लड़ेंगे। बात खत्म हो गई। एक्सक्यूज मी। मान साहब ने तो बोल दिया कि हम कांग्रेस को सीट नहीं देंगे। यहां पर आप वाले बोल रहे हैं चलो हम आपको 2-3 सीटें दे देते हैं दिल्ली के अंदर, मगर उसके बदले आप हमें गुजरात में सीट दो, हरियाणा में सीट दो, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। तो आखिर में गठबंधन बचेगा कहां? बात करते हैं हम सबसे बड़े राज्य की, यूपी की। अखिलेश यादव ने बोल दिया सपा कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार है, बशर्ते, शर्त यह है कि उनको हम 10 से 11 सीट देंगे, और वो भी कहा, वेस्टर्न यूपी में। हम्म, हाँ, एक आध रायबरेली अमेठी ठीक है। उसके अलावा ये वैसी सीटें हैं जहां परंपरागत रूप से भाजपा कभी हारी नहीं है, पिछले 5-6 लोकसभा चुनाव के। कितना भी तगड़ा अपोजिशन का प्रदर्शन रहा हो उस चुनाव में, भाजपा वो सीटें हारी नहीं। तो वहां कांग्रेस कितना जीत पाएगा? कांग्रेस मांग रहा है 22-25 सीट। क्या ये संघ काशी जाएगा, पहुंचेगा? नहीं जी, लगता नहीं। और फिर बात करें हम महाराष्ट्र की, जैसा खेला बिहार में हुआ आज, वैसा खेला महाराष्ट्र में भी हो सकता है। अब बारी लोकसभा के चुनाव के पहले महाराष्ट्र की है। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है आपको। जब बाबरी का ध्वंस किया गया था तो सबसे ज्यादा कारसेवक किसके मरे थे? शिव सैनिक थे वो। अयोध्या नगरी के अंदर मोदी जी, योगी जी को छोड़ के कोई राजकीय नेता के सबसे बड़े पोस्टर, सबसे ज्यादा पोस्टर लगे थे, वो किसके थे 22 जनवरी को? एकनाथ शिंदे जी के। क्योंकि बाला साहब के लिए थे वो, उद्धव का नाम नहीं था वहां पर। और उद्धव के लिए तो वो डाई का सवाल है अभी। अगर ये चुनाव में अगर वो अप्रस्तुत हो गए तो हमेशा के लिए अप्रस्तुत रहेंगे। तो मुझे वो ताज्जुब नहीं होगा कि इंडी अलायंस में से उद्धव भी धीरे से खिसक के भगवे ब्रिगेड में चला ही जाए। हो सकता है ये। और ये बातें, एक्सक्यूज मी दर्शक मित्रों, होने वाली है। वक्त है थोड़ा, मगर ये जरूर। बाकी कौन से स्टेट बचे दोस्तों? तो ये इंडी अलायंस का जो विमान है, 26-28 नेता एक साथ में स्टेज के ऊपर खड़े रह के जो फोटो अब दिया था उन्होंने, क्या हुआ उसका? इंडी अलायंस तो रहेगा, वो तो कहते रहेंगे कि भैया इंडी अलायंस तो हमारा ये है, इंडी अलायंस तो हमारा वो है। फ्रेंडली फाइट करेंगे, क्या करेंगे? फ्रेंडली फाइट। चुनाव तक ये लोग फ्रेंडली फाइट करते रहेंगे, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के नाम पे झगड़ते रहेंगे। दिल्ली की 6 सीटें गई, पंजाब में समझौता नहीं हुआ, यूपी की 80 सीटों में ठिकाना नहीं, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें ममता दी ने मना कर दिया, बिहार की 40 सीटें जनता दल यू ने इंडिया अलायंस से मुंह फेर लिया, महाराष्ट्र की 48 सीटें फिर से पुराना एनडीए देखने को मिल सकता है, या शायद उससे भी ज्यादा मजबूत, क्योंकि एनसीपी का एक गुट आ चुका है। बचे कौन से स्टेट? गुजरात 26 सीटें, राजस्थान 25 सीटें, मध्य प्रदेश 29 सीटें। यहां सीधी सीधी टक्कर होनी है कांग्रेस और भाजपा की। इतिहास देख ले आप, विधानसभा के रिजल्ट देख ले, 2019 के नतीजे देख ले,
ये तीन राज्यों में कितनी सीटें कांग्रेस के पास आई? एक कमलनाथ की 80 में से एक। अभी राहुल बाबा जो यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा का जो रूट है दर्शक बंधु, वो यात्रा के रूट पे 114 115 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस के पास कितनी है? आपको पता है? ताज्जुब होगा। 14 सीटें खाली। जब ये हालत है, तो कांग्रेस और इंडी अलायंस 272 का नंबर कैसे पार करेगी दक्षिण के बलबूते पर? क्या आप समझते हैं कर्नाटक के अंदर 28 में से 28 सीट कांग्रेस वाले ले आएंगे? सर, दो चार भी आए तो बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक विधानसभा के बाद स्थिति बहुत बदल चुकी है। तेलंगाना में कितनी सीटें, कितनी आई? क्या तमिलनाडु में डीएमके और स्टालिन कांग्रेस को दो चार से ज्यादा सीटें देंगे? एक है स्टेट केरला, जहां उनकी टक्कर उन्हीं के लोगों से, मतलब वामपंथियों की टक्कर कांग्रेस वालों से। तो उसकी 20 सीटों के ऊपर क्या राज कर सकते हो आप? और तमिलनाडु में दर्शक मित्रों देखना, इस बारी जो ग्राउंड से सहकार मिल रहा है राम मंदिर को, अन्नामलाई को, वो अकल्पनीय है। बात करेंगे उसकी एक दिन, कि वहां द्रविडियन में से भारतीयता पे कैसे रिसर्जेंस हो रहा है। तो अगर 400 के पार जाना है, तो दक्षिण के दूसरे राज्यों से सीटें आनी जरूरी है। कर्नाटक से तो आएगी आएगी 22-25 सीटें। अगर तमिलनाडु से भी मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर 5-7 सीटें लोकसभा की भाजपा के लिए निकल के आई। तो आप आश्चर्य मत करना, केरल में भी खाता खुल सकता है। तेलंगाना में 4 सीटें थी, 6 हो सकती है। आंध्र में भी अच्छी खासी थी, 2 3 4 सीटें आ सकती। अभी ऐसे संजोगों के अंदर, ऐसी परिस्थितियों में 400 तक पहुंचने के लिए क्यों भाजपा की ज्येष्ठ नेतागिरी इतना जोर दे रही है? उसकी वजह है मित्रों। बहुत से लोग कहेंगे कि राम लहर, राम लहर तो है ही, साथ में एक नया भारत, इंडिया से भारत बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इस समय दरमियान हो रही है। आपको ताज्जुब होगा कि देश का, जिसको हम आदिवासी पट्टा कहते हैं, पूरा ट्राइबल बेल्ट, जिसके तकरीबन 8% वोट है भारत के कुल वोट में से, वो 8% वोट का बहुमत अगर एक पार्टी के पास जाता है, तो वो पार्टी के टोटल वोट्स में ऑलरेडी 5% का इजाफा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एक वहां कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और दूसरी बात, जो नीतीश कुमार इतने घबराए घबराए क्यों दौड़ के चुनावों के पहले ही भाजपा के पास आ गए? सर, बिहार जैसे राज्यों के अंदर भी देश है, क्योंकि देव है। देव है तो देश है, राम है तो राष्ट्र है, वाली बात घर घर पहुंच चुकी है। और ये नीतीश कुमार जैसे सर्वाइवर पॉलिटिशियन, जिसे हम कहते हैं, सर्वाइवर है, सालों से राज करते आ रहे हैं बिहार के ऊपर। खुद राजकारण में कुछ भी हो जाए, ये सरवाइव करेंगे। तो उनको सबसे पहले समझ में आता है बिहार में जो ग्राउंड हो रहा है, वो ग्राउंड रामलला का है, राम मंदिर का है, और उसकी वजह से वो ग्राउंड नरेंद्र मोदी का है, भाजपा का है। ये इनकी समझ में तो आ चुका है। वैसे ही कोई चीज दक्षिण तमिलनाडु में हो रही है।
आपको ताज्जुब होगा अगर पंजाब जैसे राज्य में, जहां पर बीजेपी का कोई बेस नहीं है, कोई बेस नहीं है, क्योंकि अकालियों के ऊपर वो बैठे थे, अकालियों से अब सब टूट चुका है, वहां पर अगर 3-4 सीट बीजेपी निकाल के ले आए तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं है। कश्मीर जैसे राज्य के अंदर, जहां बहुमती हमारे देश की सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी है, वहां भी भाजपा की सीटें निकल के आएगी। और बंगाल की बात करें, मोदी जी का जीवन प्रसारण बंद करने की कोई कोशिश करता है स्थानिक प्रशासन, तो लोग उनके सामने हो जाते हैं कि नहीं, हमें देखना है, राम मंदिर का प्रसारण हमें देखना है। वहां पर भी उनकी सीटें जो है सो बरकरार रह सकती है। ऐसी स्थिति में सर मुझे तो एक चीज समझ में आती है, और वो ही है कि भारत का रिसर्जेंस, पुनः स्थापन, फ्रॉम इंडिया टू भारत हैज स्टार्टेड एंड द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग इट। यस दोस्तों, वर्ल्ड हैज स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग इट। हाँ, ये बात ठीक है, भाजपा ने अपना टारगेट रखा है 400 पार, वहां तक तो फिलहाल मैं उसे नहीं देखता। मगर मेरा यह स्पष्ट तरीके से मानना है कि ये इंडी अलायंस का जहाज तो टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश लैंड हो गया है। अभी इसका कितना फायदा भाजपा उठा सकती है या लेती है, ये अगले 2 महीनों में पता चल जाएगा। मगर भाजपा एक पार्टी ऐसी है कि जो हर वक्त चुनाव के मोड में, और इस बारी तो 22 जनवरी से शुरू करके जो राम लहर पूरे विश्व में चली है, ऐसा कहूंगा मैं, क्योंकि दुनिया के कई कोनों से हमें इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कहीं ईर्ष्या, कहीं मेल्ट डाउन, ये भी बहुत सुनाई दे रहा है। मगर बहुत सी जगहों से प्यार मिल रहा है, और लोगों को एक विश्वास हो रहा है कि अगर ये सनातन संस्कृति है तो इस सनातन संस्कृति के साथ जाना ही हमारा हित है, और लोग ये कर रहे हैं। राजकारण की बात अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो विश्वास है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मतलब अर्थ इकोनॉमिक्स की बात नहीं करेंगे आज, खाली राजकारण की बात करेंगे। और राजकारण के अंदर कुछ भी असंभव नहीं होता है। हाँ, कुछ भी असंभव नहीं होता है, मगर अगर आपके दिन सही नहीं चल रहे हो, अगर आप स्टव में कोयले डालते हो रोज रोज, आलू बनाते हो, तो फिर क्या हाल होते हैं वो आपने देख लिया। कि रामलला के दर्शन की आपको निमंत्रण पत्रिका मिलती है फिर भी नहीं जाते, तो क्या होता? मित्रों, भारत की लोकशाही के अंदर इंदिरा जी के इंदिरा जी की हत्या के बाद जो एक वह लहर उठी थी ना सिंपैथी की, वहां पर राजीव गांधी ने 400 की संख्या पार की थी। वो सहानुभूति का वोट था। इस बारी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये रामलला के आने की खुशी में जो सुनामी आई है ना, वो सुनामी इंडिया की, भारत की और की प्रगति और भारत की विश्वगुरु बनने की खेवना, ये रूलिंग पार्टी को 400 के पार ले जाएगी। मित्रों, आज तो ज्यादा बात नहीं करनी है, बात करनी है तो सिर्फ इतनी ही बात करनी है कि देखिए, राम हमारे दिल में है। राम अयोध्या में आए, 500 साल के बाद आए, मगर हमें
ये भूलना नहीं है कि ये तो अभी राम लल्ला आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राधे राधे कहना भी बाकी है, जो प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया है। मैं एक ही चीज समझता हूं मित्रों, इंडी का प्लेन चले ना चले, मगर भारत को, इंडियंस जो भारतीय हो रहे हैं, उनको रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये तीन शब्द को याद करके, उसे साकार करके आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तभी जाके 2047 में हमारा भारत एक विकसित भारत होगा। इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया से भारत परिवर्तन होना शुरू हो गया। और 2047 में अगर विकसित भारत हमें देखना है तो ये करना पड़ेगा। और मित्रों, जाऊं उससे पहले 26 जनवरी की एक झांकी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बार दुनिया ने देखा भारत में नारी शक्ति की वंदना कैसे होती है। परेड देख लीजिए आप, हर एक जगह पे महिला ऑफिसर थी। यस, हमें पाठ देने वाले कि आपके यहां तो ह्यूमन राइट्स का ये होता है, आप नारी की वैल्यू नहीं करते, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो सब देख ले आज। और यही देख के फ्रांस के प्रमुख एमेन्युअल मैक्रों अचंभित हो गए थे, अवाक हो गए थे। नारी शक्ति वंदना कैसे करनी है, ये भारत ने उसके 75वें रिपब्लिक डे पे दुनिया को सिखाई। यस मित्रों, जाते जाते फिर से आपके एक बार अनुरोध करूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।